वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मना रहा है। इसी के तहत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा योजना की शुरुआत करी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारत के तिरंगे का विकास हुआ, किस किस तरीके से किन किन परिस्थितियों से गुजरकर आज हमारा तिरंगा जो है वो आसमान की ऊंचाई तक लहरा रहा है। आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे तिरंगा फहराते समय आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप किसी रैली में जा रहे हैं तो आपको तिरंगे को किस तरीके से होल्ड करना चाहिए। आज की वीडियो में सारी बातों पर पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें भारत के पहले तिरंगे की, तो भारत का जो पहला झंडा था जब हम आजाद हुए तो भारत का एक तिरंगा रहना काफी जरूरी था। इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई पिंगली वेंकैया जी को। जी हाँ, पिंगली वेंकैया ने उस समय पर लगभग 50 देशों का झंडा देखा और उसके बाद हमारा झंडा तिरंगा तैयार किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भारत के तिरंगे की डिजाइन किसने तैयार की है, तो वो नाम है पिंगली वेंकैया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस तिरंगे पर, इस झंडे के डिजाइन पर मोहर लगाया और इसी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। बात करते हैं इसके इतिहास की, आखिर कहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हमारे लिए झंडा बनाया था। जी हाँ, लेकिन वो झंडा हमने हमारे देश के लिए नहीं बनाया था, इसलिए हम उसको गिनती में नहीं गिनते। हमने पहली बार जो हमारे भारतीयों ने वो तिरंगा बनाया था उसकी शुरुआत मानी जाती है 1906 में। भारत का पहला जो झंडा था, जो नेशनल फ्लैग हुआ करता था, वो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। जी हाँ, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान कोलकाता में फहराया गया। उस झंडे की डिजाइन की अगर बात करें तो उसमें ऊपर की तरफ 7 कमल है, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 7 कमल हुआ करते थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की तरफ एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बने हुए थे। यह भारत की तरफ से भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला झंडा था। इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। 1921 में इसे परिवर्तित करके 1921 में झंडे को परिवर्तित करके 2 रूपों में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि लाल रंग हिंदू धर्म का प्रतीक माना गया और हरे रंग को मुस्लिम धर्म के प्रतीक के रूप में वहां पर स्वीकारा गया। आगे चलकर 1931 के कराची अधिवेशन में लाल रंग का कलर बदलकर केसरिया कर दिया गया। लाल रंग को बदलकर केसरिया कर दिया गया, लेकिन नीचे हरा ही था। बाद में गांधी जी की सिफारिश पर इस केसरिया और हरे के बीच में सफेद कलर जोड़ दिया गया और वहीं पर बीच में चरखा जोड़ दिया गया। जी हाँ, वही चरखा जो गांधी जी का जो सबसे प्रिय प्रतीक माना जाता था। उसलिए अब झंडा जो हमारा तिरंगा था वो 3 रंगों का हो गया, केसरिया, सफेद और हरा हो गया, लेकिन बीच में चरखा जोड़ा हुआ था। ये चरखा किसके कहने पर जोड़ा गया, तो गांधी जी के कहने पर चरखे को जोड़ा गया था। आगे चलकर ये जिम्मेदारी दी गई पिंगली वेंकैया जी को, और मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने 50 देशों का तिरंगा जो था वो देखा और संविधान सभा ने उस चरखे को वहां से हटाकर बीच में अशोक चक्र जोड़ दिया गया। अशोक चक्र में टोटल मिलाकर 24 तिले शामिल है। जो चरखा था वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, आत्मविश्वास का प्रतीक था, और जो गांधी जी ने सफेद रंग जुड़वाया था वो सफेद रंग जो था वो शांति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए वो 3 रंगों का झंडा हो गया। जब संविधान सभा में जब देश हमारा आजाद हुआ तो किसी भी स्वतंत्र देश का एक झंडा होना आवश्यक है, तो ये जिम्मेदारी दी गई पिंगली वेंकैया जी को। पिंगली वेंकैया जी ने 50 देशों का झंडा चेक किया और वहां से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को शामिल किया गया। तो आज जो हमारा झंडा देखने को मिलता है वो इन परिस्थितियों से गुजरकर आज हमारा तिरंगा बना है। आज के तिरंगे की अगर बात करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या कह दी थी, मंजूरी दे दी। अब आज के अगर हम तिरंगे की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 मुख्य कलर देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ जो कलर है वो मिलेगा आपको केसरिया, बीच में आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा सफेद और नीचे की तरफ कलर मिलेगा आपको हरा। ये तीन कलर का कुछ ना कुछ प्रतीक है। केसरिया रंग जो है वो बलिदान को दर्शाता है। जी हाँ, केसरिया रंग बलिदान को दर्शाता है। और वहीं अगर हम बात करें सफेद रंग की, तो मैंने आपको भी बताया गांधी जी ने इसको जुड़वाया था और गांधी जी ने सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना था। तो केसरिया माना जाता है बलिदान का प्रतीक, सफेद माना जाता है शांति का प्रतीक, और हरा माना जाता है हरियाली का प्रतीक।
तो ये 3 रंगों से मिलकर हमारा तिरंगा, दुनिया में सबसे अच्छा झंडा हमारा तिरंगा है। इससे अच्छा कोई देश में कोई झंडा ही नहीं है। जी हाँ, जिसमें तीनों कलर, बीच में अशोक चक्र बना है, जिसमें अशोक चक्र बना हुआ है, जिसका कलर नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू में 24 तिलियां लगी है। जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी कोई तिरंगा फहराए उसमें तिलियां एग्जैक्टली 24 होनी चाहिए। कहीं बनाते हैं जो भी करते हैं और उसमें 24 तिलियों का मतलब है हमारा देश 24 घंटे प्रगति के पथ पर रहना चाहिए, इसीलिए वहां चक्र बनाएंगे। क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछते हैं, कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि आखिर अशोक चक्र क्यों बनाया, अशोक चक्र का महत्व क्या है। जैसे केसरी रंग बनाया गया बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति का, हरा हरियाली का प्रतीक माना गया। अशोक चक्र, तो अशोक चक्र प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का चिन्ह है, ताकि हमारा देश 24 घंटे क्या करता रहे, प्रगति करता रहे। आपने एक बात देखी होगी, कोई जगह लिखा होता है जैसे 24/7, 24 घंटे 7 दिन इस बात को शो किया जाए। इसलिए हमारा देश 24 घंटे प्रगति करता रहे, इसलिए यहाँ पर अशोक चक्र को शामिल किया गया। तो आज का जो तिरंगा है वो हमारे पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। उनकी सम्मान में एक टिकट जारी किया गया था, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करें, पहले जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 2002 तक भारतीयों को तिरंगा फहराने की भारत के जो नॉर्मल जगह होती है, जैसे आप घर पर किसी इंस्टीट्यूशन पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। नवीन जिंदल जी अमेरिका से पढ़कर आए हुए थे, नई वकालत की हुई थी। नवीन जिंदल ने चेक किया, एक बात पर गौर किया कि अमेरिका में बड़ा कल्चर है, अमेरिका में हर व्यक्ति अपने घर के बाहर अपना झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक लगाता है, वहां का झंडा लगाता है। लेकिन जब उन्होंने अपना देश का तिरंगा अपनी फैक्ट्री में स्थापित किया तो वहां के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने मना कर दिया। नवीन जिंदल जी ने केस कर दिया। केस करने के बाद लोअर कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में, अंतिम में चलकर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सरकार को एक गाइडलाइन जारी करने कहा गया एक फ्लैग कोड जारी कीजिए। आप फ्लैग कोड बताइए कि आखिर कोई भी भारतीय वो क्या क्या नियमों को पालन करे वो झंडा अपना फहरा सकता है। तो वहां पर शुरुआत हुई फ्लैग कोड की। जी हाँ, 2002 में फ्लैग कोड जारी किया गया। आप उन फ्लैग कोड में वो बातें लिखिए, आप किन किन नियमों को फॉलो करके आप घर में झंडा फहरा सकते हैं। और अभी इस साल इसमें और परिवर्तन किए गए हैं। अब पहले जो झंडा फहराते थे उसमें खादी और सिल्क का झंडा हुआ करता था, लेकिन अब आप सूती या टेरिकॉटन से बना झंडा भी आप इजीली फहरा सकते हैं। पहले नियम था कि सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन अब इस साल हर जगह पर दिन में रात में भी झंडा फहराया जा सकता है। तो इसमें फ्लैग कोड में काफी परिवर्तन किए गए। तो वो नवीन जिंदल केस से, इस केस का नाम याद रखिएगा, नवीन जिंदल साहब के जो वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें हर व्यक्ति अब किसी भी जगह पर अपने घर पे, अपने इंस्टीट्यूट पर तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन उस तिरंगे का अपमान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। उसके चीज की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस साल इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे कि आप ये सब तो कर सकते हैं, अब झंडा फहरा सकते हैं। अब क्या क्या नहीं कर सकते, अब किसी भी चीज को सजाने के लिए झंडे का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी चीज को ढकने के लिए आप झंडे का प्रयोग नहीं कर सकते, आप झंडे की वेशभूषा नहीं बना सकते हैं, काफी झंडे को एज अ पर्दे के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो काफी इससे हमारे देश के तिरंगे का क्या माना जाता है, अपमान माना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी रैली में जा रहे हैं तो आप झंडे को किस तरीके से या किस सम्मान से रखेंगे। अगर आप किसी भी रैली में अगर जाएंगे और अगर आप आगे चलते हैं तो आपको जो तिरंगा रहेगा जो सबसे फ्रंट आदमी है वो दायां हाथ उसका झंडे का ऊपर रहेगा और बायां हाथ नीचे रहेगा, और इस तरीके से झंडे को लेकर चलेगा। इस तरीके से उस झंडे को लेकर आपको फॉलो करना है। जो व्यक्ति झंडे को पकड़ेगा वो सबसे आगे रहेगा, उसमें तिरंगा सबसे ऊंचा रहेगा। हो सकता है कि काफी आदमी थक जाए, तो ऐसा करने के बजाय काफी समय करने के बजाय अब वो अपने तिरंगे को, अपने झंडे को दाएं कंधे पर रखकर वो उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, तिरंगा हमेशा दाएं कंधे पर रहेगा और वो व्यक्ति हमेशा रैली में सबसे आगे रहेगा। उसके बाद झंडा कभी भी नीचे जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। इन नियमों की आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद हमारे देश में तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा रहेगा, उसके बराबर किसी भी झंडे को नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो कोई धार्मिक झंडा हो, किसी भी प्रकार का झंडा हो। तिरंगे से ऊंचा झंडा किसी दूसरी चीज का, धार्मिक चीजों का नहीं लगेगा। हमारे देश में सबसे ऊंचा क्या रहेगा, तिरंगा रहेगा। उसके बराबर भी कोई झंडा लगेगा तो वो उसके नीचे लगेगा। उसके बाद लेकिन अगर यही बात हम करें अमेरिका पे या रशिया के बारे में, तो रशिया झंडा ऊपर रहेगा, तो वहां पर उस देश का झंडा ऊंचा रहेगा और हमारे देश का झंडा वहां से क्या रहेगा, नीचे। मतलब जिस भी देश का राष्ट्रीय फ्लैग है वो उस देश में सबसे ऊंचा रहेगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई इजराइल हमारा बड़ा पड़ोसी मुल्क है और हमारा जानकार मुल्क है, हमारा बड़ा हितैषी मुल्क है। अगर वो इंडिया में आता है और इजराइल का झंडा, अगर तिरंगा ऊंचा रहेगा और उनका झंडा नीचे रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
ऐसा करते समय हम हमारे झंडे को लगाएंगे दाईं तरफ। हमारा झंडा हमेशा दाईं तरफ लगा रहेगा और जो झंडा का रहेगा बाईं तरफ लगेगा। अब झंडा हमें सीधा लगेगा, लेकिन जब दो झंडे लगे हो तो झंडे को आप क्रॉस में लगा सकते हैं। ऐसा करते समय भी जो तिरंगा रहेगा वो राइट साइड में ही रहेगा, राइट साइड में ही हमेशा तिरंगा रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे देश में कोई राष्ट्रीय शोक मनाए गए, जैसे हमारे देश में कोई अपूर्ण क्षति हो गई हो, जैसे किसी क्रांतिकारी की या देशभक्त की या देश के बहुत महान व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, तो हम अपने झंडे को थोड़ा झुका देते हैं। झंडे का झुकना प्रतीक माना जाता है। हमारे देश में कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय शोक है, कोई बहुत महान व्यक्ति, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की मौत हुई थी, तब हमारा राष्ट्रीय झंडा झुकाया गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई तब भी झंडे को झुकाया गया था। इसका प्रतीक यह है, इसका मानना यह है कि हमारे देश में बहुत बड़ा ऐसी क्षति हुई है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। उसके बाद देश में अगर कोई बहुत भयानक त्रासदी आ गई हो, जैसे कि भूकंप आ गया हो, उसके बाद में सुनामी आ चुकी हो, ऐसे समय पर हम झंडे को उल्टा लगाते हैं। उल्टे का मतलब यह है कि झंडा उल्टा नहीं करना है, झंडे को उल्टा नहीं टांगना है। उसमें ये कलर जो है परिवर्तन हो जाएंगे, उसमें हरा ऊपर आ जाएगा, सफेद बीच में ही रहेगा और केसरी नीचे आ जाएगा। उसके कहा गया उल्टा झंडा लगाना, उससे कहा जाता है उल्टा झंडा लगाना। ऐसा तब होता है जब देश में बहुत भयंकर महामारी होती है, बहुत ही कुछ भयानक हो चुका हो, तब जाकर इस उल्टे झंडे को यहाँ पर लगाया जाता है। भगवान करे हमारे देश का झंडा कभी भी उल्टा न लगे। हमेशा हमारे देश का तिरंगा हमेशा इसी तरह आसमान की ऊंचाई पर लहराता रहे। हमारे देश का तिरंगा किसी भी हवा का मोहताज नहीं है। जब तक एक भी भारतीय जिंदा है, हम अपनी सांसों से हमारे तिरंगे को लहराते रहेंगे। देश की 75वीं जो वर्षगांठ है उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा योजना शुरुआत की है, आप भी इस परियोजना में भाग लीजिए और अपने घर पर तिरंगा लगाइए और देश की 75वीं वर्षगांठ अच्छे तरीके से मनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।